Hello students, we are here to do the worksheet number 69 for class 9 science and it is scheduled for 18th December 2020. So let's start this worksheet. Today's chapter is work and energy which is going on and the topic is law of conservation of energy. जिज्ञासा दीदी से ज्ञान ने फिर से पूछा है कि जिज्ञासा दीदी वी नो दैट द एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज टू अनदर फॉर्म बट व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो वी नो दैट कि एनर्जी को कभी भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो ये आपका एक लॉ है, हमेशा एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. तो ज्ञान वेन एवर एनर्जी गेट्स, जिज्ञासा दीदी ने बताया कि वेन एवर एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड changed from one forms to another form, the total energy of the system always remains unchanged. तो जितनी भी एनर्जी होती है उस पूरे सिस्टम की तो वो चेंज नहीं होती है, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म या चेंज होती है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती है. ठीक है, लेकिन जो उसकी टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. दिस इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि एनर्जी को जो डार्क लेटर्स में लिखा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, बनाया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल द सिचुएशंस एंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो हर एक सिचुएशन में वैलिड होता है और हर एक जो भी हम किसी भी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें वहाँ पर ये लॉ वैलिड रहता है. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एक बॉल है और इसकी पोजीशन यहाँ हाइट पर बताई जा रही है. ये इतनी हाइट पर इसको रखा गया है, ये ग्राउंड लेवल है और ये जो इसको जितनी हाइट पे रखा गया है वो कितना है, वो स्मॉल h है. ये हाइट शो की गई है और इसको यहाँ रखा गया है. उसके बाद फिर इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाता है और वो ग्राउंड तक पहुँचने की कोशिश करता है. और थर्ड वाले पिक्चर में आप देख रहे हो कि इसको बॉल को यहाँ तक पहुँचा दिया गया, ये यहाँ पहुँच गई है. तो इन तीनों ही केसेस में हम कंपेयर कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो हम पिछले वर्कशीट्स में बात कर चुके हैं कि उनकी डेरिवेशन, उनका फॉर्मूला कैसे होता है. तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम तीनों केसेस में कंपेयर करते हैं, कहाँ पर कौन सी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं. इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बात करते हैं. लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये जो यहाँ पर पर्पल कलर की आपको बॉल नज़र आ रही थी उसका मास कितना है, m हमने मान लिया है. एंड इट मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, और उसको हाइट h से नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है. एट द स्टार्टिंग में जब वो ऊपर थी यहाँ पर इस पोजीशन में, तो इस वाले पोजीशन पे यहाँ पर इसको जो पोटेंशियल एनर्जी मिली हुई है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है mgh, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मास हमें पता ही है, हमने m रखा हुआ है, हाइट भी हमें पता है और g की वैल्यू 10 होती है. तो स्टार्ट में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है क्योंकि अभी वो रुका हुआ है. पोजीशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि यहाँ वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है इसके पास. ठीक है, दस द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जोड़कर निकाली गई जो एनर्जी होगी. तो यानी कि अभी जो एनर्जी है टोटल वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही है और टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी को प्लस करके, तो दैट विल बी mgh ओनली. यहाँ पर इसकी एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जितनी ही है. लेकिन जब हम इसको सेकेंड केस में व्हेन एज इट फॉल्स द पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ से जब इसको नीचे गिराया जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टार्ट कर देगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना. और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि उसने थोड़ी सी वेलोसिटी गेन कर ली है, वेलोसिटी आ गई उसकी. और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है हम पहले भी कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको हम हाफ mv² से निकाल लेते हैं. उसके लिए मास और वेलोसिटी ही तो पता होनी चाहिए. और जब इसका जो फॉल है वो कंटिन्यूस रहता है और वो ग्राउंड तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते आप देख रहे हो कि उसकी हाइट जो है ना वो डिक्रीज़ होती जा रही है. पहले वो इतनी हाइट पर थी, h हाइट पर थी, अब उसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है और फिर लास्ट में आके वो बिल्कुल ग्राउंड पर ही टिक गई है. तो वहाँ इसकी हाइट क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है. जैसे जैसे हाइट
हमें पता है कि ये दोनों एनर्जी के फॉर्मूले हैं, ठीक है। जब हाइट डिक्रीज होना शुरू कर देगी तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी। इसी प्रकार अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जैसे जैसे वो नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू कर देगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही इंक्रीज होना शुरू कर देगी। तो इस केस में हमें ये समझ आता है कि जो ये टोटल सिस्टम है ना हमारा इस बॉब के लिए, इस बॉल के लिए, तो ये जो सिस्टम है हमारा, इसके अंदर जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन उन दोनों का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट बात ये है समझने वाली, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस वर्कशीट के क्वेश्चंस भी इसी बात पर डिपेंड करते हैं। और इसको समझिए कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जो इसके अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, वो काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ कर आ जाएगी। इसी प्रकार एक दो बातें और इंपॉर्टेंट दी गई हैं। We find that during the free fall of the object, the decrease in potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in the kinetic energy. तो जितना पोटेंशियल डिक्रीज होती है उतनी काइनेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा there is a continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy. तो यहाँ पे रेगुलरली जो है ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर पर। से द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपको अभी तक याद हो गया होगा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अभी तक हम यही बात करते आ रहे थे कि इसमें एनर्जी ना तो बनेगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बस ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जैसे पोटेंशियल काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड अदर तक आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, व्हाई डज ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? What happens to its energy? Eventually, what happens to its energy? Is it a violation of the law of conservation of energy? Discuss. तो यहाँ पे ऑसिलेटिंग बॉब या पेंडुलम को आप समझते होंगे वो क्या होता है। तो पेंडुलम या फिर ऑसिलेटिंग बॉब की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ आपको इसको कैसे करना है। ये एक स्टैंड है, मैंने यहाँ पे किसी नेल से या किसी चीज़ से इसके यहाँ पर एक कील को लगा दिया है और यहाँ पर एक धागा या रस्सी से मैंने एक बॉब को टांग दिया, ठीक है। तो अब ये जो बॉब है, ये पेंडुलम का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो बॉल है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर की तरफ, जैसे हम झूला झूलते हैं, स्विंग्स होते हैं, तो मैं इसको यहाँ तक लेकर आती हूँ। मैं इसकी एक पोजीशन बता देती हूँ कि मैंने इसको खींच कर यहाँ तक ले आया है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पर ले जाने के बाद इसको छोड़ दिया। इसका मूवमेंट कैसा होगा आप जानते हैं, इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसके बाद ये फिर यहाँ आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा कम और लास्ट में वो बीच में ही आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर जो एनर्जी हमने दी है वो एनर्जी जब ये मूव करता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन अभी तो हमने बात की कि एनर्जी जो है ना कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो ये एनर्जी इसकी कौन सी कम हुई? काइनेटिक एनर्जी कम हुई, लेकिन बढ़ी कौन सी? इसने कुछ हीट एनर्जी जो है डेवलप की, और कुछ एनर्जी इसकी कहाँ लग जाती है? फ्रिक्शन में लग जाती है, घर्षण में लग जाती है। और फ्रिक्शन कैसे होता है? क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो यहाँ एनवायरनमेंट में जो भी थोड़ी बहुत एयर है वो इसको फ्रिक्शन देती है और उसी फ्रिक्शन में इसकी एनर्जी कंज्यूम होती है। और दूसरा, ये थोड़ी सी हीट एनर्जी भी डेवलप करता है, क्रिएट करता है। ओके, तो एनर्जी जो है, जो इसके अंदर एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म हुई है, ना कि डिस्ट्रॉय हुई है, ना कि क्रिएट हुई है। तो ये पेंडुलम था। इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे द एनर्जी ऑफ द पेंडुलम बॉब इज यूज टू वर्क अगेंस्ट द कांस्टेंट फ्रिक्शन एंड द स्पेंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, बट इट डिड नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन एनर्जी. The speed of the ball goes slowly over the time and finally comes to a break. Now coming to the third question. Third question is saying an object of 20 kilogram is dropped from a height of 4 meter. Complete the table of computing the potential energy, kinetic energy in each case. And यहाँ पर आप देखिए साइड में एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को हमने फिल करना है। और क्या केस दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट जो है, मास जो है वो कितना है, 20 kg है। एंड इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट कितना दिया गया है, 4 मीटर। इतनी हाइट से इसको नीचे गिराया गया। तो हमने इस टेबल में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कंप्यूट करके इसको फाइंड आउट करके लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा गया है एक हाइट पर, और वो हाइट कितनी है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ये हाइट है ना 4 मीटर है। अब 4 मीटर है तो इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया।
ड्रॉप करते हैं तो हमें पता है कि हाइट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होना शुरू कर देती है और लास्ट में यहाँ तक आते आते ज़ीरो हाइट हो जाती है। इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी वो हमें बताना है। और यहाँ हाइट्स आपको बताई गई हैं कि 4 मीटर पर कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल थी, 3 मीटर हाइट पर अगर वो पहुँचती है तो कितनी हाइट कितनी पोटेंशियल और कितनी काइनेटिक होगी, एंड जस्ट अबव द ग्राउंड पहुँचती है तब कितनी होगी। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसके लिए बच्चों देखो 4 मीटर है, 4 मीटर हमारी हाइट दी गई है। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, mgh रहेगा। तो यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया कि जो इसका वेट दे रखा था, इसका जो मास दे रखा था 20 किलोग्राम, और इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है, और g जो है वो हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि इट विल बी 800 जूल, क्योंकि वो सबसे ऊपर अभी सिर्फ इसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, तो यहाँ 0 जूल लिखा गया है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक को प्लस करके आती है वो कितनी है, वो 800 जूल ही रहेगी। सेकेंड केस में अगर हम 3 रखते हैं तो हमें पता है कि हाइट को जो है ना बस अब हमने चेंज करते जाना है और इसको फाइंड आउट करते जाना है। यहाँ सिर्फ हाइट चेंज होगी तो 4 की जगह हम 3 कर दीजिए और ये कितना हो जाएगा, 600 जूल हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम सारे जो ऑप्शन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पता है पोटेंशियल तो 600 है और टोटल जो इस सिस्टम की एनर्जी है वो 800 जूल है। तो 800 से 600 माइनस करके हमें पता चला दैट इट विल बी 200 जूल। और अगर 2 मीटर हाइट की बात करें, 2 मीटर हाइट पर वो पहुंच जाती है तो उसके अंदर पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी दोनों 400 जूल होंगे और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी 800 जूल। इसी प्रकार जब वो 1 मीटर हाइट पे होगी तो 200 जूल विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एंड देन 600 जूल काइनेटिक और टोटल फिर से 800। अब आ जाते हैं जस्ट अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो गई क्योंकि हाइट तो बची ही नहीं। हाइट डिक्रीज़ होते जा रही है तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होते जा रही है। इस बात को समझिए, पोटेंशियल ऐसे डिक्रीज़ हो रही है और काइनेटिक एनर्जी ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। तो दोनों ही जो पोटेंशियल और काइनेटिक हैं वो बैलेंस बना के चलेंगे ताकि सिस्टम की टोटल एनर्जी सेम रहे, कांस्टेंट रहे। यहाँ 800 ही रहेगा। तो जस्ट अबव द ग्राउंड हाइट 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी 800 जूल और सिस्टम की एनर्जी 800 जूल टोटल होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ये आपकी वर्कशीट थी, इसको जल्दी से करके अपने टीचर्स को सबमिट करिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपको कितना समझ आया, और कोई डाउट है तो ज़रूर बताएं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।